सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 537 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही टेलीपोर्टेशन अरे फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जिसे कि देखने के बाद क्विलिंग और बाकी के सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं तो डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर एक्चुअली में इस बैरियर के पीछे है। इतना कहते ही ज़ू फेन अपने साथ अपने बाकी के सभी साथियों को उस बैरियर के अंदर ले जाता है। जिसके बाद अगला सीन हमें उस बैरियर के अंदर डबल ड्रैगन गैदरिंग मैनर का दिखाया जाता है। यहाँ पे कि उस बैरियर के अंदर तो एक अलग ही दुनिया होती है। तब इधर ज़ू फेन इस जगह को एनालाइज कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उन लोगों के सामने एक बंदा आता है और उन लोगों से कहता है कि मेरे ख्याल से आप लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हो, इसलिए डबल ड्रैगन मैनर में जाने के लिए प्लीज मेरे साथ मुझको फॉलो कीजिए। अब उस एक्सपर्ट को इतने प्यार से बात करता हुआ देख करके तो केंगर और क्विलिंग तो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि मैंने पहली बार एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को इतना ज्यादा पोलाइट देखा है। इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट एक्चुअली में खुद पर्सनली हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पे आया है। वो बंदा भी हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं ही यहाँ पे आया हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ज्यादातर विनम्रता का ही यूज करता हूँ। उसके बाद फिर वो बंदा बड़े ही प्यार से उन लोगों को जगह दिखाते हुए कहता है कि आप लोग हमारे हॉनरेबल गेस्ट हो, जिनका कि हमें अच्छे से ख्याल रखना है, इसलिए प्लीज इस तरफ आइए। तो इधर वेनरेबल यंग क्विलिंग से कहते हैं कि तुम देख करके ऐसा लगता है कि तुम कभी घर के बाहर के नजारे को देखने के लिए नहीं निकले। ये डबल ड्रैगन मैनर है और यहाँ पर सब कुछ रूल्स के हिसाब से ही होता है। यहाँ पर एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट तो काफी ज्यादा कमजोर होता है, और अगर ये यहाँ पर आकर के हमारा स्वागत नहीं करेगा तो क्या वो तो नेता करेंगे। तो सुफिन कहता है कि अगर दूसरे शब्दों में कहें तो डबल ड्रैगन मैनर सिर्फ और सिर्फ उनकी पोटेंशियल दिखता है, ना कि उनका करंट कल्टीवेशन लेवल। तो ज़ूफेन की बात सुन वेनेवलियन भी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही ज़ूफेन, तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो। वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंसान के पोटेंशियल को देखते हैं कि वो उनके उस पोटेंशियल को और भी ज्यादा बढ़ा सके और उसे कितनी ज्यादा दूर तक ले जा सके। और अगर ये सब कुछ टैलेंट की खोज के लिए नहीं होता तो फिर आखिर ये लोग डबल ड्रैगन गैदरिंग क्यों ही करवाते। इसलिए अपने आप को यहाँ पर किसी से भी कम मत आंको। और डबल ड्रैगन गैदरिंग के ये एक्सपर्ट अगर बाहर रखे जाते, वो लोग बोन टेम्परिंग स्टेज या फिर प्रोफाउंड हेवन स्टेज तक ही पहुँचते। और अगर तुम भी एक बार इस जगह पर एंटर कर जाते हो, फिर तो ये इम्प्रूवमेंट स्पीड तुम्हारी भी हो जाएगी। अब इधर वेनेवलियन ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी ज़ूफेन उन्हें टोकते हुए कहता है कि फाइंड यंग, क्या आपको लगता है कि अपने सामने अपने इस होस्ट को इस तरीके से हर्ट करना अच्छा रहेगा, और क्या इन सब बातों से वो हर्ट नहीं हो रहा होगा। वेनेवलियन कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि वो बिल्कुल भी हर्ट हो रहा होगा। वेनेवलियन की ये सारी बातें सुन करके वो बंदा तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अगले सीन में उन्होंने उनके कॉम्पिटिशन के लिए उनके रहने की जगह पर लाया जाता है। यहाँ पे लाने के बाद फिर वो बंदा उनसे कहता है कि तो यहाँ पर ये जगह आपकी रहने की होगी और यहाँ पर इसमें 50 कमरे हैं। वो बंदा बड़े ही प्यार से स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है कि प्लीज इस बात का ध्यान रखना, डबल ड्रैगन मैनर में दुश्मनी से झगड़ा और फाइट करना मना है, और अगर आप लोग ऐसी फाइट करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर तो इसके परिणाम काफी ज्यादा भयानक होंगे। तो तब इधर वेनेवलियन ज़ूफेन के कान में कहते हैं उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा, मेरे ख्याल से उसने मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। इतना कहकर के वेनेवलियन वहाँ से आगे जाने लगते हैं। तभी पीछे से वो बंदा उनसे कहता है कि सर, मैं आपको आपकी एक चीज के लिए करेक्ट करना चाहता हूँ। दिए गए सभी रिसोर्सेस बिल्कुल फिक्स होते हैं और कल्टीवेशन एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गई है जहाँ पे कि रिसोर्सेस की कोई भी मात्रा मदद नहीं कर सकती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने सेक्ट के वेनरेबल हैं, तो इसका मतलब आपने भी अपने रिसोर्सेस के शेयर को वेस्ट किया होगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना हर बार वरदान नहीं होता। अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच जाने पर इसे पोटेंशियल सैचुरेशन कहा जाता है, क्योंकि और ज्यादा रिसोर्सेस तो आपको मोटा और केवल मोटा ही करेंगे। इधर उस बंदे को अपने ऊपर इस तरीके से टॉन्ट मारता हुआ देख करके वेनेवलियन तो गुस्से में काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और फिर उस बंदे को गालियां देते हुए कहते हैं कि कमीने, आखिर तू किसको एक मोटा पिक कह रहा है, जल्दी से तू इधर मेरे पास आ, और अगर तेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तो तू ये बात एक बार फिर से कह के दिखा। जबकि इधर वो बंदा तो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। जिसके बाद तभी ज़ूफेन उन सभी लोगों से कहता है कि ओके, फिर पहले तुम लोग जल्दी से अपने अपने रूम्स को चूज कर लो, जिसके बाद मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा ताकि तुम लोग कुछ दिनों बाद आने वाले डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ। ज़ूफेन की ये बात सुनने के बाद तो सभी लोग खुशी के मारे
जोरों से नाचने लगते हैं कि हुर्रे, फाइनली हम लोग उस जहर से छुटकारा पाने वाले हैं। आखिरकार हम लोगों ने यहाँ तक सरवाइव कर ही लिया। उन लोगों को इस तरीके से आवाज करते हुए सुन करके वहाँ पे एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर कौन इतना शोर कर रहा है, और इस तरीके से शोर मचा करके तुम लोगों ने तो मेरे मास्टर का हाइकिंग मूड ही खराब कर दिया। इसी के साथ आगे हमें दो बंदों को दिखाया जाता है। जैसे एक लंबे वाले बंदे ने तो भालू के कपड़े पहन रखे होते हैं, जबकि दूसरा वाला मुच्छड़ उसका मास्टर होता है। तभी वो भालू वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम लोग डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हो। तो बाकी सभी लोग मुड़ते हुए उससे कहते हैं कि हाँ, आखिर तुम्हें इससे क्या लेने देना। तो वो बंदा उनसे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा लीडर कौन है। जुफन उससे कहता है कि लीडर मैं हूँ। तब जुफन को देख करके तो वो बंदा जुफन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये क्या है, इनका लीडर तो सिर्फ और सिर्फ रेड इन स्टेज की थर्ड लेयर का एक कल्टीवेटर है, जबकि बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर क्रिपल है। तो अब क्या तुम्हारा डीमन स्कैमिंग सेक्ट इतना ज्यादा मजबूर हो गया है क्योंकि उसने टैलेंट के तौर पर यहाँ पर तुम जैसे मूर्खों को भेजा है। मैं तो तब से ये जानता था कि इन चीजों के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर ही ध्यान देना है। जुफन तो उस बंदे को इस तरीके से ड्रामा करते हुए देख करके अपने मन में कहता है आखिर ये दोनों इडियट्स कहाँ से आए हैं। तभी इधर वो बंदा तो आगे बढ़ करके जुफन के कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है कि बच्चे, क्या तू जानता है कि आखिर तेरे सेक्ट ने तुझे यहाँ पर किस लिए भेजा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अपने अलाइट्स को धूल चटा दी। अपने अलावा, अपने आप को भेजने के अलावा तुम्हारे पास में कोई नहीं है। मगर खैर तुम छोड़ो, कम से कम तुम अपने सेक्ट से इस दुनिया को देखने के लिए बाहर तो निकल आए। खैर तुम अपने सीनियर ब्रदर का नाम याद रखना, मैं हूँ बीस्ट टीमिंग सेक्ट से हुई जियोंग। ये सुनने के बाद तो जुफन भी अपने मन में कहता है कि ओ बीस्ट टीमिंग सेक्ट जी हुई, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये था। इधर वो बंदा तो अभी भी जोर जोरों से हंसते हुए कहता है कि अगर तुम केवल और केवल घूरने में ही अच्छे हो तो फिर भी अगर तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो वापस अभी के अभी अपने घर चले जाओ। तो जुफन भी उसको जवाब देते हुए कहता है कि तो तुम हमारे घर को लात मारने और अलाइट एरिया को धूल चटाने के लिए धन्यवाद की उम्मीद कर रहे हो, तो यही कारण है हमें इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में आना पड़ा। तो क्या सच में यही है? तो वो बंदा कहता है कि आखिर तुम क्या सोचते हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैं तो तुम्हें बस यही सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम जब कभी स्टेज पर आओ तो तुम तभी अपनी हार मान लो, क्योंकि तुम एक सेकंड के लिए ये मत सोचना कि अगर तुम लोग क्रिपल हो तो मैं तुम्हारे ऊपर इजी आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा ये ब्रदर एकदम सिद्धांतवादी व्यक्ति है। कह करके हुई जियोंग अपने उस साथी के साथ में वहाँ से चला जाता है। तब इधर फिर जू फैन अपने साथियों से कहता है कि वेल, अब जब वो दोनों इडियट्स यहाँ से चले गए हैं तो अब क्यों ना वापस से अपने बिजनेस पर आया जाए। तो अब इधर जूफन कितना कहते ही अचानक से उसकी आंखों में उसकी ब्लू फ्लेम्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो जूफन की बॉडी से ऑटोमेटिकली उसका ऑरा रिलीज होने लगता है। जबकि ये सब कुछ होता हुआ देख करके जूफन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। साथ ही थोड़ी घबराहट के साथ में जूफन के शरीर से पसीने भी छूटने लगते हैं। तब अचानक जूफन की इस हालत को देख करके भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि जूफन, आखिर तुम्हें अब क्या हुआ? जूफन उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी अभी एक ऐसा एहसास हुआ जैसे कि मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। तभी मीनवाइल हमें दूसरी ओर अगले सीन में दिखाया जाता है। चारों ओर गोल्डन फ्लेम्स बुरी तरीके से फैल गई होती हैं, जो कि सारे रूम के फर्नीचर को भी बुरी तरीके से जला रही होती है। डबल ड्रैगन गैदरिंग के आर्क की शुरुआत में हमें एक बंदा दिखाया गया था जो कि अपने केव के अंदर वाले जूनियर ब्रदर से बात कर रहा था। वो बंदे भी जूफन के करीब ही डबल ड्रैगन गैदरिंग में आए होते हैं। सीनियर ब्रदर अपने जूनियर ब्रदर से कहता है कि जूनियर ब्रदर, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो उसका वो जूनियर ब्रदर कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मेरा जानी दुश्मन मेरे करीब ही हो। इधर तब इसी सीन के साथ फाइनली हमें उस जूनियर ब्रदर को भी दिखाया जाता है, क्योंकि पिछली बार तो केव के अंदर होने की वजह से नहीं दिखाया गया था। और भाई इसकी आंख से भी जूफन की तरह ही गोल्डन एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो भाई आप लोग सोच ही सकते हो कि ये बंदा आगे जूफन को कितनी ज्यादा तगड़ी टक्कर देने वाला है। और गाइस इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी अगर चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।